तो गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में राजनीति विज्ञान का चैप्टर 6 नागरिकता पढ़ने जा रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत की जो पुस्तक है उसका यह छठा लेसन है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। अगर आपने आपके अपने सेंट स्टीफन के यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप जरूर से ऑन करें। इससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। यह आपके स्कूल का यूट्यूब चैनल है, तो इस पे जो भी वीडियो आप देखते हैं आप उन्हें लाइक करें और शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चैप्टर 6 जो है नागरिकता। चैप्टर 6 नागरिकता, ये 6 चैप्टर है आपकी ये फर्स्ट बुक का। इसको पढ़ते हैं। क्या है ये? हमने अपनी बात नागरिकता की सुप्रसिद्ध परिभाषा से शुरू करें कि नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और सामान्य सदस्यता है। इस अध्याय में हम छानबीन करेंगे कि आज नागरिकता का सही अर्थ क्या है। इसके बाद हम उन बहसों और संघर्षों पर दृष्टिपात करेंगे जो पूर्ण और समान सदस्यता की सही व्याख्या कर रहे हैं। पिछले परिच्छेद में नागरिकता और राष्ट्र के बीच संबंध तथा विभिन्न देशों में स्वीकृत नागरिकता की कसौटी पर चर्चा होगी। नागरिकता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के निहितार्थ कि नागरिकता सार्वभौमिक होनी चाहिए। क्या इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य मान लेना चाहिए? ऐसी हालत में हम तमाम राष्ट्रविहीन लोगों के अस्तित्व की व्याख्या कैसे करेंगे? देखिए, किसी भी एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, ए पर्सन है, तो वो किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य जरूर है। अगर वो किसी राष्ट्र का सदस्य नहीं है तो उसको हम क्या संज्ञा देंगे, उसको हम किस दृष्टि से देखेंगे? ये भी एक उसके अस्तित्व का प्रश्न है। इस मुद्दे पर बाद में परिच्छेद में विचार किया जाएगा। आखिरी परिच्छेद में हम वैश्विक नागरिकता के मुद्दे पर विचार करेंगे। क्या इसका अस्तित्व है और क्या हम राष्ट्रीय नागरिकता की जगह ले सकते हैं? राष्ट्रीय नागरिकता एक ऐसी नागरिकता होनी चाहिए जो संपूर्ण विश्व के नागरिक को एक नागरिकता देती है। उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या किसी एक राष्ट्र का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है? क्या हम धरती के निवासी हैं? हम किसी देश के निवासी तो कहलाते हैं, धरती के निवासी यानी कि विश्व के निवासी तो हम कहला सकते हैं। कैसे कहलाएंगे? इसकी नागरिकता कौन देगा? इसके बारे में भी बात करेंगे। नागरिकता के अर्थ की व्याख्या कैसे करेंगे? आज जिन क्षेत्रों में इस अर्थ को विस्तार दिया जा रहा है, चुनौती दी जा रही है, उसमें कुछ क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। देखिए, भूमिका क्या? 6.1 नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में दी गई है। समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ अधिकार भी दिए हैं। इसलिए हम संबंध राष्ट्र के आधार पर अपने को भारतीय, जापानी, जर्मन मानते हैं। उस राष्ट्र के संदर्भ में हम क्या मानते हैं अपने आप को? कोई कहता है कि मैं इंडियन हूँ, मैं जापानी हूँ, या मैं जर्मन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। यानी कि किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य होना उस व्यक्ति को जरूरी है, तो वो उस देश की राष्ट्रीय नागरिकता का लाभ ले पाता है। नागरिक अपने राष्ट्र के कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यात्रा करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं। हम किसी भी देश के सदस्य होने के साथ साथ हम उस देश से अपने अधिकारों की मांग करते हैं और विश्व में कहीं भी आने जाने और हम उस देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करने की अपेक्षा संबंधित देश से करते हैं जिस देश के हम नागरिक हैं। मान लीजिए, अगर आप किसी भी देश की यात्रा करने चाहते हैं, अगर आपको वहाँ कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप संबंधित जो भी आपका देश है, जापान है, भारत है, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोई भी देश है आपका, अगर उस देश से आप अपेक्षा करेंगे कि मुझे वह देश क्या करेगा, मुझे सुरक्षा देगा, इस देश में वो मेरे अधिकारों की रक्षा करेगा। किसी राष्ट्र के संपूर्ण सदस्य होने का महत्व तब ठीक समझ में आ सकता है जब हम दुनिया भर में उन हजारों लोगों की स्थिति पर विचार करें जो दुर्भाग्यवश शरणार्थी हैं और अवैध रूप से प्रवासी के रूप में बसने को मजबूर है, क्योंकि उन्हें कोई भी राष्ट्र अपनी सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को कोई राष्ट्र अधिकारों की गारंटी कैसे दे सकता है? वे आमतौर पर असुरक्षित हालात में जीवन यापन करते हैं। मनपसंद राष्ट्र की नागरिकता सदस्यता उनके लिए ऐसा एक लक्ष्य है जिसके लिए वे संघर्ष करने को तैयार है। आज जैसा कि हम मध्य पूर्व में फिलीपींस जो देश है उसके शरणार्थियों के मामले को देखते हैं, फिलीपींस। उसके बाद में हम भारत के मामले को भी देखेंगे, जहां पर अभी भारत सरकार ने नागरिकता के संबंध में CAA और NRC के नाम का जो बिल है उसको पास किया है, और जो शरणार्थी थे, भारत में रह रहे थे पिछले वर्षों से, कई वर्षों से, उनको नागरिकता देने का निर्णय भारत सरकार ने किया है। तो ये शरणार्थी है, ये
ये किसी भी राष्ट्र के सदस्य नहीं है और ये एक ऐसे देश को चुनते हैं और उस देश की सदस्यता, क्योंकि वो देश उनका मनपसंद देश होता है। तो ऐसा एक उदाहरण आपके सामने है फिलीपींस का। फिलिपिस्तान जो देश है उसका नागरिक को प्रदत्त अधिकारों की सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में आज उनमें कुछ राजनीतिक अधिकार शामिल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मतदान, अभिव्यक्ति, आस्था की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार, न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा पाने सब जैसे सामाजिक और आर्थिक अधिकार उन नागरिकों को प्राप्त होते हैं जो उस देश का नागरिक होता है। अधिकारों और प्रतिष्ठा की समानता नागरिकता के बुनियादी अधिकारों में से एक है। प्रतिष्ठा की समानता और नागरिकों की पहली प्राथमिक शर्त होती है। नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन सभी को संघर्ष के बाद हासिल किया गया है। जनता ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रमुख करने के लिए कुछ प्रारंभिक संघर्ष शक्तिशाली राजतंत्रों के खिलाफ छोड़े थे। इसके परिणाम स्वरूप आज हम क्या है, किसी देश की नागरिकता का संपूर्ण लाभ ले पाते हैं। अनेक यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए हैं जिनमें से कुछ हिंसक संघर्ष थे, जैसे 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता की मांग औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए का हिस्सा रही है। दक्षिणी अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की अश्वेत आबादी को सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा था। आप जानते हैं नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा। फर्स्ट चैप्टर में आपने नेल्सन मंडेला को पढ़ा था और उसने अमेरिका में जो अश्वेत थे उनके खिलाफ संघर्ष किया था और उनको अमेरिका का संपूर्ण नागरिक दिलाने का उन्होंने निर्णय किया था और उन्होंने सफलता भी पाई थी। आज अमेरिका में समान नागरिकता सभी को दी गई है, चाहे काला हो चाहे गोरा हो। अश्वेतों को भी समान अधिकार है और गोरों को भी समान अधिकार है। ये संघर्ष 1990 के दशक के आरंभ तक जारी रहा। संपूर्ण सदस्यता और समान नागरिकता पाने का संपूर्ण संघर्ष विश्व के कई हिस्सों में आज भी जारी है। अनेक देश महिला आंदोलन और दलित आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इनका मकसद अपनी जरूरतों की ओर ध्यान आकृष्ट कर जनमत बदलाना, साथ ही समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित कराने के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करना होता है। नागरिकता सिर्फ राजसत्ता और उनके सदस्यों के बीच के संघर्षों का परिणाम नहीं है, बल्कि उनमें से कुछ अधिक है। यह नागरिकों के आपसी संबंधों के बारे में भी है। इनमें से नागरिकों के एक दूसरे के प्रति, समाज के प्रति निश्चित दायित्व शामिल है। इनमें सिर्फ राष्ट्र द्वारा थोपी गई कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि समुदाय के सहजीवन में भागीदारी होने और योगदान करने का नैतिक दायित्व भी शामिल होता है। नागरिकों को देश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तरदायित्व और न्यासी माना जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक है तो वो उस देश की सांस्कृतिक गतिविधियों और प्राकृतिक संसाधनों पर उसका उत्तरदायित्व हो जाता है, वो उसका उत्तरदायी है। यानी कि उसके बाद जैसे हम बात करते हैं, हमारा देश भारत है, तो भारत के जितने भी संसाधन हैं हम सभी भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए। तो वो हमारे बाद तो हमारे जो भी बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो ये उत्तराधिकार में उनको मिलता जाएगा, क्योंकि हम उस देश के नागरिक होने के नाते क्या है, हम उस देश की संस्कृति और उसकी प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर सकते हैं, न कि किसी दूसरे देश को दिया जाए। अगर किसी भी, आज हमारा देश भारत है, हमारे देश में जो भी संसाधन है, जो भी प्राकृतिक जो भी सोर्सेस है, उन सोर्सेस पे अधिकार किसका है? केवल भारतीयों का है। यानी कि संबंधित राज्य जो भी है उस राज्य के नागरिकों का तो है ही, साथ ही साथ संपूर्ण भारत देश का भी है। किसी राजनीतिक अवधारणा को समझने का अच्छा तरीका उन उदाहरणों की पड़ताल करना है जिनमें जाने माने अर्थों पर ऐसे समूहों द्वारा सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। ऐसा महसूस करते हैं कि उनमें उनकी ज़रूरतों और आकांक्षाओं का ख्याल नहीं किया जाता है। नागरिकता के बारे में आपने पढ़ा, एक चिंतन मंथन है, इस पर विचार करते हैं। 17वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर अपना शासन कायम रखा। यानी कि गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे उन पर शासन कायम रखा। 1994 तक दक्षिणी अफ्रीका में अपनाई गई नीतियों के बारे में नीचे दिए गए इस ब्यूरो को पढ़िए, इसको देखते क्या है। श्वेत लोगों को मत देने, चुनाव लड़ने और सरकार को चुनने का अधिकार था। वे संपत्ति खरीदने और देश में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र थे। काले लोगों को ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं थे। काले जो लोग थे यानी कि अश्वेत लोग थे, उनको ये अधिकार नहीं थे। जो श्वेत लोग थे यानी कि जो गोरे थे वो लोग थे,
अमेरिका के जो उन्होंने शासन रूलिंग की थी उसमें ब्रिटिश शेर थे, उनको मतदान करने का, चुनाव लड़ने का और सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अधिकार था। वह संपत्ति खरीद सकते थे, कहीं भी देश में आ जा सकते थे। काले लोगों को इन सभी अधिकारों से वंचित रखा जाता था। काले और गोरों के लिए पृथक मोहल्ले और कॉलोनियाँ बसाई गई थी। कालों के लिए अलग और गोरों के लिए अलग है। काले लोगों को अपने पड़ोस की गोरों की बस्ती में काम करने के लिए पास लेने की आवश्यकता पड़ती थी। यानी कि काले लोगों को अगर गोरे लोगों की बस्ती में काम करना है, मजदूरी करनी है, तो उनके लिए पास होना जरूरी होता है, नहीं तो उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता था। उन्हें गोरों लोगों के इलाकों में परिवार रखने की अनुमति नहीं थी। अलग अलग रंग के लोगों के लिए विद्यालय भी अलग अलग हुआ करते थे। क्या श्वेत लोगों को दक्षिण अफ्रीका में पूर्ण और समान सदस्यता नहीं मिली हुई थी? इस कारण से बताइए। अफ्रीका में समान नागरिकता नहीं थी, यानी कि अफ्रीका में जो नागरिकता की 2 कैटेगरी बनाई गई थी, यानी कि एक तो काले लोगों के लिए अधिकार अलग थे और गोरे लोगों के अधिकार अलग थे। तो भारत में भी ऐसे उदाहरण आपको देखे जा सकते हैं। भारत में काले गोरे को लेकर भेद नहीं है, काले गोरे को लेकर भेद नहीं है। हमारे यहाँ किसको लेकर भेद किया जाता है? हम ऊंची और नीची ये जातियाँ जो है, जातिगत जातियों में हम बटे हुए हैं। आज हमको स्वतंत्र हुए 70 साल से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा भारत क्या है? जातियों में बटा हुआ है, कैटेगरीज में बटा हुआ है। ये SC, ये OBC, ये जनरल, ये वो। तो भारत क्या है? कैटेगरी में बटा हुआ है। हम एक आज भी नहीं हो पाए हैं। हम कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर हम आपस में लड़ते रहते हैं और हमारे देश को हम कमज़ोर करने का प्रयास हम खुद ही करते रहते हैं। संपूर्ण और समान नागरिक सदस्यता 6.2। अगर आपने कभी भीड़ भरे रेल के डिब्बे में या बस में सफ़र किया है तो इस पर चलन से अवगत होंगे। वे लोग जो प्रवेश पाने के लिए पहले शायद एक दूसरे से लड़ पड़े, अंदर पहुंचते ही दूसरे को बाहर करने को साझे में स्वार्थ हो जाते हैं। जल्दी ही भीतर और बाहर का विभाजन उभर आता है और बाहरी को खतरे के रूप में देखे जाने लगता है। इसी तरह की प्रक्रिया समय समय पर नगरों, प्रदेशों या कभी कभी तो पूरे राष्ट्र में चलती है। अगर आजीविका, चिकित्सा या शिक्षा जैसी सुविधाएं और जल जमीन जैसी प्राकृतिक संसाधनें सीमित हो तो बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने की मांग उठने की संभावना रहती है, भले ही वे सह नागरिक क्यों न हो। आपको मुंबई कर विशेष रहने वालों के लिए नारा दिया गया था कि मुंबई वालों के लिए है। भारत और विश्व के कई हिस्सों में आज भी ऐसे संघर्ष होते आए हैं। आपको पता होगा मुंबई के जो लोक सरकार थी वहाँ पर उन्होंने नारा दिया था कि महाराष्ट्र किसके लिए? मराठियों के लिए है। ऐसा क्यों कहा गया था कि महाराष्ट्र के जो सोर्सेस हैं, महाराष्ट्र के जो संसाधन हैं, उन पे केवल मराठियों का अधिकार है। ऐसा कहने से क्या हो गया? ऐसा कहने से वहाँ के जो लोग थे, जो दूसरे राज्यों से रह रहे थे, उन्हें महाराष्ट्र को छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि ये किसको जन्म देता है? ये क्षेत्रीयवाद को जन्म देता है। ये भारत की एकता और अखंडता को तार करने जैसा प्रश्न है। ये भारत की एकता और अखंडता को समाप्त करने जैसा है। भारत पर भारत के नागरिकों का समान रूप से अधिकार है। इससे ये प्रश्न उठता है कि आखिर संपूर्ण और समान सदस्यता का असली अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह होता है कि नागरिकों को अपने देश में चाहे जहां रहने, पढ़ने, काम करने का अधिकार या अवसर मिलना चाहिए? इसका अर्थ यह है कि सभी अमीर गरीब नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस परिच्छेद में हम पहले इन प्रश्नों के आधार पर नागरिकता का अर्थ खोजेंगे। अपने देश और अनेक देशों में नागरिकता को प्रदत्त अधिकारों में से एक है गमनागमन की स्वतंत्रता। यह अधिकार कामगारों के लिए विशेष महत्व का है। गृह क्षेत्र के अवसर उपलब्ध नहीं होने पर कामगार रोजगार की तलाश में प्रवास की ओर प्रवृत्त होते हैं। रोजगार की तलाश में कुछ लोग देश से बाहर भी जाते हैं। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए बाजार विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए सूचना तकनीकी के अधिकतर कर्मी बेंगलोर जैसे शहरों की ओर उमड़ पड़ते हैं। केरल की नर्सें पूरे देश में कहीं भी मिल सकती है। शहरों में तेजी से पनपता भव्य निर्माण उद्योग देश के विभिन्न हिस्सों में श्रमिकों को आकर्षित करता है। सड़क आदि आधारभूत संरचना की परियोजना में भी यही हुआ है। आपने अपने घर या स्कूल के आसपास विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरों को देखा होगा। हालांकि
अधिक संख्या में रोजगार बाहर के लोगों के हाथों में जाने के खिलाफ अक्सर स्थानीय लोगों में प्रतिरोध की भावना उत्पन्न होती है। कुछ लोग कुछ नौकरियां या कामों को राज्य के मूल निवासियों स्थानीय भाषा को जानने वाले लोगों तक सीमित रखने की मांग उठती है। राजनीतिक पार्टियां यह मुद्दा उठाती है। यह प्रतिरोध बाहरियों के खिलाफ असंगठित हिंसा का रूप ले लेता है। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में इस तरीके के आंदोलन गुजर चुके हैं। क्या ऐसे आंदोलन हमेशा न्यायसंगत होते हैं? नहीं, ये ऐसे आंदोलन न्यायसंगत नहीं हो सकते। हम एक तरफ जहाँ बात करते हैं भारत हमारे देश की एकता और अखंडता की, तो दूसरी तरफ हम ये प्रश्न उठाते हैं, क्या हमें क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देना चाहिए? क्या हम भारत जो है वो 28 राज्यों में बटा हुआ है? क्या भारत को हम 29 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाला भारत माने, या हम संपूर्ण एक भारत माने? हम भारतीय कहलाएं या हम राजस्थानी, बंगाली, बिहारी या ऐसे नामों से जाने जाएंगे? हमारी पहचान भारत से होनी चाहिए, न कि स्टेट के नाम से। तो ये सारे आंदोलन एक तरीके से क्या है, गैर वाजिब है, गैर जिम्मेदाराना ये आंदोलन होती है। राजनीतिक पार्टियां अपना स्वार्थ चमकाने के लिए ऐसे लोगों को क्या करती है, वो ऐसे लोगों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित करती है। 1950 का दशक संयुक्त राज्य अमेरिका के, ये मार्टिन लूथर जो थे उनका स्टेटमेंट है। 1950 का दशक संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक दक्षिणी राज्यों में काली और गोरी आबादी के बीच में बरकरार विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकारों के उभार का साक्षी है। इस तरीके की विषमता उन राज्यों द्वारा पृथक्करण कानून के नाम पर चर्चित ऐसे कानूनों के जरिए पोषित रही है जिसमें काले लोगों को अनेक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। उन कानूनों ने विभिन्न नागरिक सुविधाएं जैसे रेल, बस, रंगशाला, आवास, होटल, रेस्टोरेंट आदि में गोरे और काले लोगों के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित कर रखे थे। इन कानूनों के कारण काले और गोरे बच्चों के लिए स्कूल भी अलग अलग रखे हुए थे। इन कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलनों में मार्टिन लूथर किंग जूनियर अग्रणी काले नेता थे। मार्टिन लूथर जो थे वो काले नेता थे। उन्होंने इसके खिलाफ अनेक तर्क दिए, अनेक उन्होंने आर्टिकल्स लिखे। पहला, आत्म गौरव और आत्मसम्मान के मामले में विश्व की हर जाति या वर्ग का मनुष्य समान है। उनका ये मानना था मार्टिन लूथर के कहते कि विश्व में जन्मा, इस धरती पर जन्मा हुआ सभी मानव क्या है, एक समान है। वो किसी भी जाति या वर्ण का क्यों न हो, मनुष्य होने के नाते क्या है, वो इस धरती का अभिन्न अंग है। दूसरा, किंग ने कहा कि पृथक्करण राजनीति के चेहरे सामाजिक कोड की तरह है, क्योंकि यह उन लोगों को गहरे मनोवैज्ञानिक जख्म देता है जो ऐसे अधिकार के शिकार होते हैं। उनको एक ऐसे, अगर किसी देश में कानून है जो उनकी जाति है या धर्म को लेकर बनाए जाते हैं, तो वह उन जातियों के उन लोगों के लिए वो एक मनोवैज्ञानिक जख्म देता है जो आजीवन उनके जीवन में चलता रहता है और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहता है। वो उन्हें हमेशा नीचा और उनको है बनाने का मनोवैज्ञानिक कारण बन जाता है। वो अपने आप को ये मानते हैं कि हम क्या हैं, नीचे हैं, वो ऊँची जाति का है। तो ऐसे में क्या है, ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक भावना का शिकार होते हैं। किंग ने दलील दी, मार्टिन लूथर ने दलील दी थी कि पृथक्करण की प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता भी कम करती है। वे इसे उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। गोरे समुदाय ने अदालत के निर्देशानुसार कुछ सामुदायिक उद्यानों में काले लोगों को प्रवेश की इजाज़त देने के बजाय उन्हें बंद करने का फैसला दिया। जब जो ये मामला जहाँ का था, वहाँ पर जो वहाँ का कोर्ट था, उन कोर्ट ने काले लोगों को जो पार्क थे उन पार्कों में जाने की इजाज़त देने के संबंध में उनको याचिका डाली थी। तो कोर्ट ने ये डिसीजन देने के बजाय वे काले लोगों को भी पार्क में जाने की अनुमति दी जाए। तो कोर्ट ने कहा कि पार्क को ही बंद कर दिया जाए ताकि विवाद ही ना हो, काले गोरे कोई नहीं जाएगा। तो ये ऐसा फैसला न्यायसंगत नहीं हो सकता है। इसी तरह कुछ बेसबॉल टीमें टूट गई क्योंकि अधिकारी काले खिलाड़ियों को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। तीसरा पृथक्करण तीसरी बात क्या थी, कानून लोगों के बीच में कृत्रिम सीमाएं खींचते हैं और उन्हें देश के व्यापक हित के लिए एक दूसरे का सहयोग करने से रोकते हैं। इन कारणों से किंग ने बहस छेड़ी कि कानूनों को खत्म कर दिया जाए। उन्होंने पृथक्करण कानून के खिलाफ
शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रतिरोध का आह्वान किया। उन्होंने एक भाषण में कहा था, हमें अपने रचनात्मक प्रतिरोध को कभी भी शारीरिक हिंसा में ढालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए। तो मार्टिन लूथर ने आंदोलन किया था काले और गोरे लोगों के आंदोलन, काले लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, जैसे जिस प्रकार नेल्सन मंडेला ने किया था। नागरिकता पढ़ रहे हैं, नागरिकता चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो आज आपने इस वीडियो में नागरिकता के बारे में कुछ जाना। अगले वाली वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे किसी अन्य देश के नागरिकों को जो उनके साथ कामगारों के साथ दुर्व्यवहार होता है उनके बारे में, उनकी क्या क्या मांगे होती है, तो अगले वाली वीडियो में हम इनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तो आज आपने इस वीडियो में नागरिकता के बारे में जाना, तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।